हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं सुरेंद्र सैनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट हम कोशिका पढ़ रहे थे और कोशिका में हमने उसके अंगकों यानी ऑर्गेनेल्स की बात करी थी। उसमें हमने उसके केंद्रक में उपस्थित राइबोसोम और केंद्रिका के बारे में बात करी थी और इसके अलावा और अन्य कोशिका के पार्ट्स के बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला क्रोमेटिन, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक पदार्थ है, वो कैसे गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस रूप में लेकर जाता है और कैसे कोशिका विभाजन होने का कार्य करता है, यानी वो कोशिका विभाजन के लिए किस प्रकार तैयार होता है और वो किन किन पदार्थों से बना होता है, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमारा पार्ट है क्रोमेटिन। देखिएगा, क्रोमेटिन की बात करते हैं। क्रोमेटिन हमने जैसा कि प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि ये कोशिका होती है, कोशिका के बीच में ये केंद्रक होता है और केंद्रक में एक केंद्रिका और धागे जैसी संरचना और राइबोसोम और साथ ही साथ न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ये सब भरे होते हैं। और इसी के साथ हमने यहां पढ़ा था कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अलावा प्लास्टिड, लाइसोसोम, जैसा कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इन सभी की बात हमने करी थी। तो अब देखिएगा, अब बात करते हैं, अब बात आती है कि आखिर ये जो पदार्थ है, ये जो धागे जैसी संरचना है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखो, ये धागे जैसी संरचना ही कहलाती है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक आनुवंशिक पदार्थ है, यानी एक धागे जैसी संरचना वाला आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ या हेरेडिटरी मटेरियल जिसे कहा जाता है, जिससे तात्पर्य होता है कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने वाला पदार्थ। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है, यानी जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी नई संतति या नई जनरेशन की उत्पत्ति करने का कार्य करता है, तो उस समय ये पदार्थ यानी क्रोमेटिन क्रोमोसोम में यानी गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है और वही गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचकर नई संतति में गुण प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इन गुणों की बात जैसे हम कहें कि कभी कहा जाता है कि माता पिता का चेहरा बच्चों से मिलता जुलता होता है, या किसी बच्चे का चेहरा उसके पापा से मिल रहा है, उसकी मम्मी से मिल रहा है, तो इस सब का क्या कारण है? इसका कारण है आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण या ट्रांसफर। ये इसीलिए इसे हेरेडिटरी मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि आनुवंशिक सूचनाओं का प्रदर्शन इसी के द्वारा होता है और जिस रूप में स्थानांतरित होते हैं वो गुणसूत्र बनाते हैं, यानी गुणसूत्र के रूप में ये स्थानांतरित होते हैं। यानी प्रारंभिक अवस्था में ये क्रोमेटिन है, लेकिन जब स्थानांतरण होगा तब ये गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि कोशिका विभाजन की जो अवस्था प्राप्त होती है वो गुणसूत्र में ही होती है। क्रोमेटिन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्रोमेटिन ही गुणसूत्रों में परिवर्तित होने का कार्य करता है। तो क्रोमेटिन एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। अब खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज करी थी फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। देखिएगा, क्रोमेटिन है क्या? तो क्रोमेटिन केंद्रक द्रव्य में उपस्थित धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। यानी एक धागे जैसी संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है,
तो क्रोमेटिन की अगर बात करें तो ये प्रारंभिक अवस्था में कुछ इस प्रकार धागों के रूप में अव्यवस्थित होता है, और जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये व्यवस्थित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, यानी ये संघनित हो जाते हैं, एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और एक निश्चित स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये कहलाता गुणसूत्र, यानी हम कहें जो क्रोमेटिन था वो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में परिवर्तित हो गया, और यही इसी में कोशिका विभाजन होगा और यहां से ये गुणसूत्र टूटने का कार्य करता है। तो देखिएगा, धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। अगर क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन का निर्माण डीएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमेटिन किससे बना होता है, तो देखिएगा सबसे पहले जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र। लेकिन यदि हम गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्रों का निर्माण किससे हुआ है, तो गुणसूत्रों का निर्माण हुआ है क्रोमेटिन से। और क्रोमेटिन किससे बने हैं, क्रोमेटिन बने हैं डीएनए से, और डीएनए का निर्माण किससे हुआ है, जीन से। यानी हम कहें कि गुणसूत्र की सबसे प्रथम इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो जीन होती है, या क्रोमेटिन की सबसे छोटी इकाई क्या है, या डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई आनुवांशिक पदार्थों की सबसे छोटी इकाई ही जीन कहलाती है। वही जीन मिलकर यानी एकत्रित होकर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए मटेरियल या डीएनए पदार्थ डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलकर क्रोमेटिन का निर्माण करता है, और क्रोमेटिन से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो अगर हम क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन किससे बना है, तो डीएनए और प्रोटीन से, हिस्टोन और हेमी हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। फिर देखिए डीएनए में जो डीएनए से मिलकर ये क्रोमेटिन का निर्माण हुआ है, तो ये संरचना आखिर करती क्या है, तो देखिए कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करने का कार्य करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, जब गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उससे पहले सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए वही विभाजित हो गए, लेकिन जो विभाजित होने वाला अवस्था थी यानी जो स्टेट थी, वो स्टेट विभाजन की अवस्था गुणसूत्रों में परफॉर्म हुई है, ना कि क्रोमेटिन में। यानी वो धागे जैसी संरचना जब संघनित हो जाती है उसी में विभाजन की अवस्था संपन्न होने का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन संघनित होकर, संघनित यानी कंडेंस होकर, इसी को कहते हैं संघनित होना, तो संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, जो एनिमल सेल है यानी जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें खोजकर्ता फ्लेमिंग थे, लेकिन आनुवंशिक पदार्थों की पादपों में खोज जिसने करी थी वो थे नागेली। नागेली ने ही आनुवंशिक पदार्थों की खोज करी थी प्लांट के अंदर, पादपों के अंदर। अब देखिएगा आखिर ये क्रोमेटिन से जो गुणसूत्र बने हैं, ये गुणसूत्र क्या करते हैं, तो गुणसूत्र पेरेंट यानी माता पिता से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो भौतिक संरचना होती है, जैसे उसका फेस कट कैसा होना चाहिए, उसका रंग रूप कैसा होना चाहिए, उसकी अन्य गतिविधियां यानी उसकी आवाज का, उसकी लंबाई का, इन सब का रिलेशनशिप बच्चे और पेरेंट्स में निश्चित होता है। यानी माता पिता और बच्चों में जो रिलेशनशिप होता है वो निश्चित होता है। किसी के फादर की लंबाई ज़्यादा है तो बच्चों की भी लंबाई ज़्यादा होगी, इसकी पॉसिबिलिटी मोस्ट होती है यानी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है
कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आनुवंशिक सूचनाओं को गुणसूत्र संतति में लेकर जाता है, डॉटर के अंदर लेकर जाता है, यानी जो नई जनरेशन होती है उसमें ये सूचनाओं को लेकर जाने का कार्य करता है, और ये सूचनाएं जिस रूप में जाती है वो गुणसूत्र कहलाते हैं। इसी वजह से हम कहें कि बच्चों का चेहरा पेरेंट्स से मिलता जुलता है, या उनकी आवाज मिलती है, या उनकी लंबाई, या उनका रंग रूप, तो इन सब का सिमिलरिटी यानी पेरेंट्स और बच्चों में ये रिलेशनशिप किस प्रकार निर्धारित होते हैं, तो उसके निर्धारण का कारण इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और याद रखिएगा, गुणसूत्र की छोटी इकाई क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन की सबसे छोटी इकाई जीन है, लेकिन क्रोमेटिन की इससे छोटी इकाई डीएनए है। उसके बाद हमने लास्ट न्यूक्लियस की बात करी थी, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। हमने कहा था कि कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है, और इसी के साथ आनुवंशिक सूचनाओं, जैसा कि हमने आपको बताया, ये क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर ही एकत्रित होते हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमेटिन कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के भीतर उपस्थित होते हैं, और वही स्थानांतरण के समय स्थानांतरित होकर यानी बट कर स्थानांतरित होने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हमने बात करी गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। और देखिएगा, इसी के साथ बात करें डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना की हम बात करते हैं उससे पहले जरा देखिएगा, जीन की खोज मेंडल ने करी थी। आनुवंशिकता के बारे में हमने कभी पढ़ा होगा, तो उसमें जानते हैं मेंडल ने मटर के पादपों के ऊपर प्रयोग किए थे। उसमें उन्होंने आनुवंशिक पदार्थ की खोज करी थी, और उन आनुवंशिक पदार्थों को ही उन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर पादपों की लंबाई का कारक होते हैं। यानी किसी मटर का पादप यदि लंबा है, तो उसकी नई संतति जो उत्पन्न हुई है वो भी बौनी होगी या लंबी होगी, तो उसके निर्धारण का कार्य जिसने किया वही जीन कहलाता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर है कि इस जीन को मेंडल ने जीन कहने के बजाय उन्होंने इसे फैक्टर नाम दिया था। उन्होंने इसका नाम फैक्टर रखा था, और वही नाम आगे जाकर जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन रखा। यानी फैक्टर जो मेंडल के द्वारा खोजा गया था, वही फैक्टर आगे जाकर जीन कहलाया, और उसका नामकरण जोहानसन ने किया था। अब यही जीन डीएनए में परिवर्तित होता है, और डीएनए के खोज की बात करें तो डीएनए के खोजकर्ता वाटसन और क्रिक हैं। वाटसन और क्रिक का नाम हम जेनेटिक कोड में भी सुनते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड में एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद सिंह ने वाटसन और क्रिक के साथ मिलकर डीएनए कोड की आनुवंशिक कोड की खोज की थी। तो आनुवंशिक कोड के साथ इन्हें जुड़ा है, जिसके कारण इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो देखिएगा, जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं, यानी जीन के द्वारा डीएनए निर्मित होते हैं, और डीएनए से ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है, और क्रोमोसोम क्रोमेटिन से बना हुआ पदार्थ है। तो देखिएगा, यदि हम बात करें कि क्रोमोसोम, यहां पर एक थोड़ा सा चेंज है, ये क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम। देखिएगा, डीएनए मिलकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं, और क्रोमेटिन की खोज करी थी फ्लेमिंग ने, और यही क्रोमेटिन
क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने करी थी, जबकि इसका नामकरण यानी इसका क्रोमोसोम नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वॉल्डेयर। तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो याद रखिएगा गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है और डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो हम डीएनए और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखिएगा डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है जिसमें इस प्रकार से जिगजैग संरचना बनी हुई रहती है और ये जिगजैग संरचना बनी हुई है। इसी जिगजैग संरचना को डीएनए कहा जाता है। देखिएगा ये कहलाता है गुणसूत्र। इसे कहा जाता है गुणसूत्र और इसी गुणसूत्र में ये जो सबसे अंतिम छोर होता है, इस अंतिम छोर को कहा जाता है टीलोमेयर। और ये जो गुणसूत्र की संरचना है इसमें जो ऊपरी आवरण होता है उस ऊपरी आवरण को पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल। उसके बाद इसमें ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये होता है डीएनए। ये गुणसूत्र है और गुणसूत्रों के अंदर है डीएनए और डीएनए का निर्माण हुआ है जीन से। अब देखिएगा यहां पर ये जो छोटी छोटी मोतियों जैसी एक संरचना बनी है, इसी मोतियों जैसी संरचना को क्रोमोमियर्स कहा जाता है। क्रोमोमियर्स इसे कहा जाता है। जबकि बात करते हैं इस बीच वाले इस पार्ट की, ये पार्ट यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इस हिस्से को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर या सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर ही वो पार्ट है जहां पर गुणसूत्र टूटकर नई पीढ़ी में पहुंचने का कार्य करते हैं। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्र किस स्थान से अलग होते हैं, तो गुणसूत्र जिस स्थान से अलग होते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहा जाता है और यहीं से गुणसूत्र पृथक होकर अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो नई संतति में आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद यहां पर भरा होता है पदार्थ जिसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। गुणसूत्रों के अंदर यहां पर चारों तरफ पदार्थ भरा होता है, उस पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिएगा और इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये संरचना बनी है इसका निर्माण होता है हिस्टोन और हेमी हिस्टोन प्रोटीन से।
हिस्टोन और हेमिस्टोन से इस संरचना का निर्माण होने का कार्य करता है। तो इस प्रकार ये संरचना होती है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, और यही गुणसूत्र नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंचकर आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो देखिएगा, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, जैसा हमने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, पहले हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है, यानी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है जो कुछ इस प्रकार की संरचना या चेन बनाने का कार्य करती है, जिसे हमने आपको प्रदर्शित किया अभी, यही कहलाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए किस प्रकार की संरचना होती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है जिसके कारण इसका चेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी ये चेन स्ट्रक्चर किसके कारण होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना के कारण इसका चेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर देखिएगा, डीएनए के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड, डीएनए के मध्य किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? डीएनए के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी संयोजी बंध जिन्हें कहा जाता है, सहसंयोजी बंध जिन्हें कहा जाता है, यानी हम कहें कि इसमें डबल बॉन्ड और साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डीएनए की संरचना में पाए जाते हैं, जिन्हें कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गुणसूत्रों में धागे जैसी संरचना जिन बॉन्ड से जुड़ी रहती है, इन्हीं बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहा जाता है। यानी ये जो चेन संरचना के आपस में जुड़ी हुई है, उसी कोवैलेंट बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डीएनए किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो देखिएगा, डीएनए 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। यानी ये 3 पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है फॉस्फेट समूह, एक होता है शुगर जिसे पेंटोज शुगर कहा जाता है, और एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो देखिएगा, फर्स्ट नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं। नाइट्रोजन बेस कुल 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए की संरचना में कुल 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब देखिएगा, जो डीएनए और आरएनए की संरचना होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के अंतर होते हैं। उन विशेष प्रकार के अंतर में यहां देखिए, यदि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की संरचना में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जबकि हम आरएनए की बात करते हैं, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यानी हम कहें कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार के रूप में एक थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होता है, परंतु आरएनए की संरचना में थाइमीन के स्थान पर, डीएनए वाले थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल उपस्थित होता है। तो हम 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार की बात कर रहे हैं। उन 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार डीएनए का निर्माण करते हैं, जबकि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है।
और यही से एग्जाम के क्वेश्चन बनता है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं होता है या डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आरएनए में यूरेसिल थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन पाया जाता है। इसके बाद हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। देखिएगा, एडेनिन और थाइमिन, यदि हम डीएनए स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडेनिन और थाइमिन जिस हाइड्रोजन बंध से यानी जिस कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो डबल बॉन्ड होता है, यानी एडेनिन और थाइमिन यहां पर डबल बॉन्ड श्रृंखला, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य उपस्थित बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। यानी यही ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़े होते हैं और इन्हीं के द्वारा डीएनए की फॉर्मेशन पूर्ण होती है। तो देखिए, एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि हम बात करें ग्वानिन की तो ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यानी यही संरचना मिलकर डीएनए फॉर्मेशन करती है और इसी संरचना में थाइमिन के स्थान पर यदि यूरेसिल हो तो वहां आरएनए की संरचना उपस्थित होती है। यानी आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जबकि डीएनए के अंदर यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन नामक नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होता है। तो देखिएगा, आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होता है। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजनी क्षार आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट आता है। हमने जैसे कि बात करी डीएनए की फॉर्मेशन 3 पदार्थों से होती है, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। तो देखिएगा, सेकेंड आता है पेंटोज शर्करा। अब पेंटोज शर्करा को पेंटोज शर्करा ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 शुगर मॉलिक्यूल से बनी होती है, कार्बन मॉलिक्यूल से बनी होती है, इसीलिए इसे पेंटोज शर्करा के नाम से जाना जाता है, जिसे शुगर 5 भी कहा जा सकता है या पेंटोज शर्करा भी कहा जाता है। अब पेंटोज शर्करा के प्रकारों की बात करें तो पेंटोज शर्करा 2 प्रकार की होती है, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर। तो देखिएगा, एक होती है डीऑक्सी और एक होती है राइबो शुगर। यदि हम बात करें डीएनए में तो डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर उपस्थित होती है, इसीलिए डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यानी ये 2 प्रकार की शर्करा, इसका एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसके द्वारा डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। इसी के साथ तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। देखिएगा, फॉस्फेट डीएनए का निर्माण नाइट्रोजनी क्षार से होता है। यहां पर याद रखिएगा, डीएनए की फॉर्मेशन नाइट्रोजनी क्षार से होती है, लेकिन क्योंकि इसमें क्षार मौजूद हैं, तो अगर हमें यह क्वेश्चन कहें कि डीएनए की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय या क्षारीय,
तो याद रखिए डीएनए की प्रकृति क्षार की मौजूदगी होने के कारण क्षारीय नहीं होती है। डीएनए की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है और अम्लीय प्रकृति के कारण इसमें अम्लीय प्रकृति का कारण इसमें फॉस्फेट समूह है, उसी के कारण डीएनए अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। उसके बाद नेक्स्ट, डीएनए की बैटरी चेंज करना खत्म हो गई। डीएनए की अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं तो देखो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होता है, लेकिन डीएनए की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है और ये डीएनए में अम्लीय प्रकृति फास्फोरिक अम्ल जो फॉस्फेट समूह होता है, यानी वो फॉस्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल होता है, जिसके कारण डीएनए की प्रकृति अम्लीय प्रकृति कहलाती है। और अगर हम यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देखिएगा आरएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। और हम बात करें मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो मनुष्य में यदि गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन वहीं अगर जोड़ी में गुणसूत्रों की बात की जाए तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही जोड़ी के रूप में 23 होते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल यानी अलग अलग बात करें तो वो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए यानी नई संतान की उत्पत्ति के लिए ये अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये आधे होकर नई संतति में पहुंचने का कार्य करते हैं। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसके बाद देखिएगा जो गुणसूत्रों में 23वां गुणसूत्र होता है, यानी जो कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं उसमें जो अंतिम जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन बना कि कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करता है तो 23वां गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करता है, और क्योंकि वो संतति में नई संतान की उत्पत्ति में यानी आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अब बात आती है कि कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, उन 23 में से 22 जोड़ी अलग है और एक सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है यानी लिंग निर्धारण गुणसूत्र हैं। तो ये 22 जोड़ी क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए इन 22 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता है। ये ऑटोसोम हमारे शरीर की संरचना के समान सिमिलरिटी यानी सूचनाओं को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इससे तात्पर्य है, सपोज करो हमारी स्किन कहीं घाव लग जाता है तो जब इस पर दोबारा स्किन आती है तो वही स्किन पहले वाली स्किन के ही रंग संरचना को प्रदर्शित करने का काम करती है, यानी पहले वाला ही रूप प्रदर्शित होगा, ना कि वो व्यक्ति के चोट लगने के बाद वो व्यक्ति की त्वचा गोरी हो जाएगी। तो उसका मुख्य कारण है ये 22 जोड़ी गुणसूत्र जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। यही ऑटोसोम मनुष्य में समसूत्री विभाजन के द्वारा सूचनाएं प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो 22 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता है, जबकि 23वां गुणसूत्र सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्र कहलाता है। और याद रखिए ये ऑटोसोम गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही एक समान होते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। ये सिमिलरिटी प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा हमने बात करी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। उन 46 गुणसूत्रों में यदि जोड़ी की बात करें तो ये है टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब देखिएगा
इन 46 में से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्र या लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है, जबकि जो 44 यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। इन ऑटोसोम की हम बात करें तो देखिएगा, यदि हम मेल में बात करें, मेल में टोटल 46 गुणसूत्र हैं और फीमेल में बात करें तो टोटल 46 गुणसूत्र हैं। उन 46 में से 44 गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र अलग, जिन्हें सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कहा जाता है, जबकि फीमेल में बात करें तो 44 जोड़ी गुणसूत्र अलग और 2 जोड़ी गुणसूत्र सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो इन 44 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑटोसोम चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, ये शरीर की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। शरीर की संरचना, जैसे हम बात करें आंख, हाथ पैर इत्यादि, यानी हमारे हाथ, आंख, नाक, मुंह, ये सब संरचनाएं आनुवंशिक सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित होती है और ये सब सिमिलरिटी शो करने का काम करती है। तो इन सब की सिमिलरिटी जिसके कारण पूर्ण हुई है वो कहलाते ऑटोसोम, जबकि 2 गुणसूत्र जो हैं मेल और फीमेल में वो कहलाते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। इसी से निर्धारित होता है कि मेल होगा यानी जो नई संतति होगी वो गर्ल होगी या बॉय होगा, क्योंकि जब गुणसूत्र विभाजन होता है उस अर्धसूत्री विभाजन, याद रखिएगा, जब नई संतति उत्पन्न होती है यानी संतान की उत्पत्ति होती है उस समय होने वाला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि जब मनुष्य में चोट लग गई और नई स्किन या नई डम उत्पन्न हुई तो उस समय शरीर में होने वाला विभाजन कहलाता है समसूत्री विभाजन, और उसी समसूत्री विभाजन से समान प्रकार की यानी समान सूचनाओं वाली एक नई कोशिका उत्पन्न होती है और वही कोशिकाएं वृद्धि करते करते बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाती है और उसके पश्चात वो पूरी संरचना का निर्माण करने का काम करती है। इसी वजह से हमारे कोई भी शरीर का घाव हो वो भर जाता है और वही पूर्व की उपस्थित संरचनाएं या सूचनाएं उस नई संरचना या नए आकार में प्रदर्शित होती है। तो उसका कारण है, देखिएगा, मेल में XY गुणसूत्र जो 23वां सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, जबकि फीमेल में XX। सपोज करो, जैसा कि हम जानते हैं मेल में सेक्स डिटर्मिनेशन गुणसूत्र XY मौजूद होते हैं, जबकि फीमेल में XX गुणसूत्र मौजूद होते हैं। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, हम आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि गुणसूत्र कोशिका विभाजन जब होता है तो उसमें गुणसूत्रों का जब विभाजन होता है तो 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री कब किस अवस्था में होगा और अर्धसूत्री कब किस अवस्था में होगा वो हम जानेंगे। लेकिन याद रखिए, जब नई संतति की उत्पन्न होती है यानी जब संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान उत्पन्न होने के समय उस कोशिकाओं में होने वाला विभाजन कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन शरीर में चोट लगने पर होने वाला विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो देखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन में यदि मेल से
X और फीमेल से X गुणसूत्र संतान में प्रवेश किया तो उस समय कहा जा सकता है कि जो नई संतति होगी वो गर्ल होगी। लेकिन यदि विभाजन के समय मेल से Y और फीमेल से X संतान में प्रवेश करे तो संतति या संतान बॉय होगी। और इसी प्रकार यदि मेल से X और फीमेल से X तो संतति गर्ल होगी, और मेल से Y और फीमेल से X तो संतति बॉय होगी। यानी इस प्रकार गुणसूत्र के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी गुणसूत्र एक जोड़ी गुणसूत्र जो विभाजित हो जाते हैं, उसके बाद यदि XX कहा जाए तो XX गर्ल होती है, जबकि XY यदि कहा जाए तो बॉय होते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र के विभाजन के परिणाम स्वरूप उनका ये निर्धारित किया जाता है कि वो गर्ल होगा या बॉय होंगे। तो देखिए, यदि हम 44 जोड़ी गुणसूत्रों की बात करें, 44 गुणसूत्रों की बात करें या 22 जोड़ी गुणसूत्रों की बात करें, तो मेल और फीमेल में कॉमन संरचना देने का कार्य करते हैं। जैसे आई निर्माण करना, नोज, माउथ यानी हाथों का निर्माण करना, पैरों का निर्माण करना, इन सभी की सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। जबकि जो लास्ट जोड़ी गुणसूत्र बचा, 23वां जोड़ी गुणसूत्र, वो पेयर वाला क्रोमोसोम यानी लास्ट 23वीं जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। यानी उन्हीं के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि वो गर्ल होंगे या बॉय होंगे। और अंत में याद रखिए कुछ फैक्ट्स की, जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, वॉटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद सिंह खुराना और वॉटसन और क्रिक के द्वारा जेनेटिक कोड की, आनुवंशिक कोड की खोज की गई थी। और इसी के लिए इन्हें 1962 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिएगा, मनुष्य की सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, परंतु केवल 2 कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणुओं में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी बाकी सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों में केवल 23 गुणसूत्र ही उपस्थित होते हैं। और उन्हीं के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप नई संतति का निर्माण होता है, या कहें कि जब चोट लग जाती है तो नई संरचना का निर्माण होता है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम कोशिका विभाजन की बात करेंगे और उस कोशिका विभाजन में जानेंगे कि कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं और कौन सा विभाजन किस अवस्था में कार्य करता है। तो हम उसमें नई संतान की उत्पत्ति के समय होने वाले विभाजन को भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो शरीर में किसी प्रकार का घाव होना, टूट फूट होना, मरम्मत या पुनः रिपेयरिंग का काम होना, ये सब जो संपन्न होते हैं उस समय कौन सा विभाजन होता है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार संपन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक तीसरे विभाजन के बारे में भी जानेंगे जो कहलाता है असूत्री विभाजन, यानी वो किसी भी प्रकार से निश्चित निर्धारित नहीं होता है, वो केवल अव्यवस्थित तौर पर विभक्त हो जाता है और नई संतति उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो अब
नेक्स्ट टॉपिक में हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा गुणसूत्र विभाजन। तब तक के लिए इस टॉपिक से जुड़े किसी भी प्रकार की क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के दीजिए और कृष्णा एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।